हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था और फर्टिलाइजेशन का स्टेप पढ़ाया था। फर्टिलाइजेशन में मैंने 4th स्टेप तक पढ़ाया था। देखिएगा, आज हम लोग को पढ़ना है 5th, जो स्टेप 5th है उसको पढ़ना है। और स्टेप 5th में देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे लिख दिया था फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे करेक्शन करना होगा। 5th स्टेप में आप लोगों को पढ़ना होगा स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2। यहाँ पे 5th स्टेप में थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 5th जो स्टेप है इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2, स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2। ये ध्यान रखिएगा, ये 5th स्टेप में आएगा। इसको मैंने 6th स्टेप में लिख दिया था, लेकिन ये 5th में होगा। थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2 में क्या होगा? When a sperm triggered the secondary oocyte, then meiosis 2 starts. यहाँ पे लिखेंगे meiosis 2 starts at sperm triggered the secondary oocyte। और इसी को बोल सकते हैं when sperm, इसी को क्या बोल सकते हैं? when sperm touches the secondary oocyte, then meiosis 2 स्टार्ट्स। मियोसिस 2 स्टार्ट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मियोसिस 2 स्टार्ट्स होता है जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करता है। तो मैंने आप लोगों को oogenesis में पढ़ाया था। जैसे मान के चलिए कि ये सेकेंडरी oocyte है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया। ये मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये सेकेंडरी oocyte है। और सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होता है, यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 होने से क्या होगा? एक बड़ा सेल का फॉर्मेशन होगा और एक छोटा सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? सेकेंड पोलर बॉडी। और इसको बोलते हैं ऊटिड। क्या बोलते हैं इसको? ऊटिड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो ऊटिड बन गया, इसी को हम लोग एग बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवम बोलते हैं। ये भी क्या होता है? एन, मतलब ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और सेकेंडरी oocyte ये भी एन है, मतलब ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो देखिएगा, मियोसिस ये जो 2 कब स्टार्ट होगा? जब स्पर्म, ये सपोज मान के चलिए कि ये स्पर्म है और ये स्पर्म जब ये सेकेंडरी oocyte को क्या करेगा? टच करेगा। सेकेंडरी oocyte को टच करेगा ऐसे। तो जब ये स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करेगा तो ये सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 होगा। और इस मियोसिस 2 को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte ये भी हैप्लॉइड है और एक बना ये भी कैसा है? हैप्लॉइड है। ये सेकेंड पोलर बॉडी ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और ये क्या हो जाता है? डिजनरेटेड आउट। ये डिजनरेट कर जाता है। ये फर्टिलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होगा? इस एग के अंदर होगा। तो ये मैंने बताया स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2। नेक्स्ट जो 6 नंबर पॉइंट होगा, 6 नंबर पॉइंट वो यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को ही और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जितना भी स्टेप बताया था फर्टिलाइजेशन का वो सब 4th पॉइंट तक मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। 5th पॉइंट में मैंने बता दिया था फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया अभी सीक्वेंस 5th पॉइंट में हम लोग को पढ़ना होगा स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2। क्यों पढ़ना होगा? कि ये स्पर्म जैसे सेकेंडरी oocyte को टच करता है, कब?
जब फर्टिलाइजेशन कौन बनाता है, रिसेप्शन कौन बनाता है, फोर्थ स्टेप में। तो जैसे स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को टच करेगा, ये सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 होने से ऊटिड और एग का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये ऊटिड और एग के अंदर अब एक्चुअली फर्टिलाइजेशन इस एग के अंदर होगा, और फर्टिलाइजेशन होने से पहले यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और कॉर्टिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सपोज मान के चलिए कि ये एग है और एग का ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिएगा इस एग का ये जो न्यूक्लियस है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस, एक्सेंट्रिक होता है ह्यूमन एग में, जो न्यूक्लियस होता है वो कि किनारे में होता है, बीच में सेंट्रली प्लेस्ड नहीं होता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का दूसरा नेम क्या होता है, जर्मिनल वेसाइकल। न्यूक्लियस को और हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं इसको, जर्मिनल वेसाइकल। तो अब यहाँ पे देखिएगा जर्मिनल वेसाइकल, और ये देखिएगा इस एग के पेरिफेरल रीजन में इसका जो साइटोप्लाज्म एग्रीगेट होता है, साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोप्लाज्म, और इसी को बोलते हैं एग कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स। अब देखिएगा इस एग कॉर्टेक्स के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होता है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इस एग कॉर्टेक्स के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब क्या होता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करता है। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसके बाद, सपोज मान के चलिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एग का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ इसके नीचे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोप्लाज्म हो गया, एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपवार्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, पुश द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल पुशेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अपवार्ड डायरेक्शन। यहाँ पे लिख देंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल पुश द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अपवार्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर मूव करता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पुश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, पुश करने के बाद स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और इसके नीचे आप दिखा दीजिए एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म, और एक्सोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस हो गया। और स्पेस क्यों बना, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये आकर के क्या करता है, यहाँ पे एग्रीगेट होता है, पुश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और पुश करने से ये क्या हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये एक्सोप्लाज्म, ये क्या हो गया, एक्सोप्लाज्म, और ये हो गया पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है। और स्पेस क्रिएट होने के बाद का स्ट्रक्चर क्या बनता है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो एक्सोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये एक्सोप्लाज्म हो गया, इसके बीच में जो स्पेस बनता है, यहाँ पे आकर के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो देखिएगा ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, पीएम प्लस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम शॉर्ट में मैंने लिखा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इस दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एक्चुअली देखिएगा ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रिवेंट्स द पॉलीएस्पर्मी, इट प्रिवेंट्स द पॉलीएस्पर्मी phenomenon ड्यूरिंग सीनगैमी और फर्टिलाइजेशन। सीनगैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग। एग का और न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस जब फ्यूज करता है ना, तो उसको हम लोग सीनगैमी बोलते हैं। तो ये ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इट प्रिवेंट्स द पॉलीएस्पर्मी फेनोमेनन और पॉलीएस्पर्मी कंडीशन। पॉलीएस्पर्मी फेनोमेनन और कंडीशन बोल सकते हैं ड्यूरिंग सीनगैमी। तो पॉलीएस्पर्मी का मीनिंग क्या हो गया, नो मोर देन वन स्पर्म, नो more than one sperm, no more than one sperm enters in egg during fertilization। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीएस्पर्मी कंडीशन। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन और उसका इंपॉर्टेंस। लास्ट में आएंगे जो 6th स्टेप होगा, 7th नंबर जो स्टेप होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस। लास्ट में जो स्टेप होगा वो देखेंगे। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। 7th नंबर जो स्टेप होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। मतलब ये एक्चुअली क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीनगैमी। दिस प्रोसेस इज also called as सीनगैमी। क्या बोलेंगे इसको, सीनगैमी। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म विथ न्यूक्लियस ऑफ एग, with nucleus of egg takes place या take place। मैं क्या बोला, in this process fusion of nucleus of sperm with nucleus of egg take place। इसके अंदर होता है, किसके अंदर, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सपोज मान के चलिए कि ये एग है, ये एग है और एग का ये जो एग है इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ऑफ एग, इसको लिख दीजिए न्यूक्लियस ऑफ एग। और न्यूक्लियस देखिएगा, ये जो एग है, एग के जिस साइड में न्यूक्लियस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल, और इसके अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल। और देखिएगा मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन sperm always enters
थ्रू एनिमल पूल, थ्रू एनिमल पूल इनसाइड द एग, मतलब एग के अंदर स्पर्म जो एंट्री करता है ऑलवेज एनिमल पूल से। ये स्पर्म है, देखिएगा, ज़्यादा ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्पर्म हो गया, स्पर्म ऑलवेज किधर से इंटर करेगा, एनिमल पूल से इंटर करेगा। और जैसे एनिमल पूल से इंटर करेगा, ये मान के चलिए कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस स्पर्म का हो गया, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। और ये अब देखिएगा, ये भी एन है, हैप्लॉइड है, और ये भी एन है। जो एक का न्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड है, और स्पर्म का न्यूक्लियस ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई लिख देंगे, और फ्यूजन होने से ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस विथ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस विथ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये न्यूक्लियस विथ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इस न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सिनकैरियन। क्या बोलते हैं इसको, सिनकैरियन। अब सिनकैरियन ऐसा न्यूक्लियस है, सिनकैरियन ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सिनकैरियन। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो एक स्पेशल पाथ को फॉलो करता है। न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, follows the path during fertilization is called as copulation path। क्या बोलेंगे इसको, copulation path। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक लिखा, कॉपुलेशन पाथ क्या होता है। तो कॉपुलेशन पाथ वो एक पाथ होता है, ऐसा पाथ होता है, एक रास्ता होता है, एक रूट होता है, जिस रूट से स्पर्म का न्यूक्लियस आता है और एग के न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है। उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉपुलेशन पाथ। और कॉपुलेशन पाथ क्या करता है, कॉपुलेशन पाथ डिसाइडेड, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, कॉपुलेशन पाथ decides the axis of cleavage, और division in zygote। एक्चुअली जो जाइगोट के अंदर क्लीवेज और डिवीजन होगा। उस डिवीजन का जो एक्सिस है वो डिसाइड कौन करता है, कॉपुलेशन पाथ। कौन डिसाइड करता है, कॉपुलेशन पाथ डिसाइड करता है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। और एक्चुअली गैमेटिक न्यूक्लियाई, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी। अब इससे के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, सिनगैमी के थ्रू जो सिनगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। द रिजल्ट ऑफ सिनगैमी इज द जाइगोट फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हेडिंग है
सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होगा फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या होगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंस देखिए, इसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग। मतलब स्पर्म और एग के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। इससे क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जो इंडिविजुअल डेवलप होगा, इंडिविजुअल, इसके अंदर क्या होगा? वेरिएशन आएगा। क्या हो गया? वेरिएशन क्रिएट्स इन इंडिविजुअल। वेरिएशन आएगा, मतलब इंडिविजुअल के अंदर क्या आएगा? वेरिएशन क्रिएट होगा, और ये जो इंडिविजुअल होगा ये ये क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है, मोर सक्सेसफुल होगा। ये जो इंडिविजुअल डेवलप होगा ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिटेन्ड बाय द एग, ऑल द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ऐसे बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिटेन्ड बाय एग। एग क्या करता है? रिटेन करके रखेगा, साइटोप्लाज्म का इसमें लॉस नहीं होता है। जो थर्ड कंडीशन होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज्ड, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज्ड ड्यू टू मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म जब एग के अंदर इंटर करता है स्पर्म का, तो स्पर्म के जो मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अमाउंट एग्स के अंदर इंटर कर जाता है, जिससे एग्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। इससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स, और वो भी क्या होता है? 50% एक्सचेंज, 50% एक्सचेंज टेक्स प्लेस। मतलब क्या होगा? जैसे एक पेरेंट ये स्पर्म है और ये एग है, तो ये भी क्या है? हैप्लॉइड है, और ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? 50% कैरेक्टर को लिया है और ये भी 50%, और दोनों जब फ्यूज करेगा इससे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट, तो इसके अंदर ये 100% क्रोमोसोम का ट्रांसफर होगा, लेकिन 50% कैरेक्टर जो होगा वो स्पर्म का होगा, और 50% जो कैरेक्टर होगा वो एग का होगा। ये इंपॉर्टेंस होता है किसका? ये सिग्निफिकेंस है किसका? फर्टिलाइजेशन का। तो स्टूडेंट्स, ये फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। वो जो टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मोरूला फॉर्मेशन, ब्लास्टूला फॉर्मेशन, फिर उसके बाद से इम्प्लांटेशन, गैस्टूला, बहुत सारा स्टेप पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।